बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज़ करते हैं हम अपने IFRS 15 के लेक्चर्स के इस थर्ड पार्ट का। और आज की क्लास में हम कुछ फर्दर पॉइंट्स देख रहे होंगे रिलेटेड टू स्टेप 3। हमने लास्ट क्लास में फर्दर पॉइंट्स देखे थे रिलेटेड टू स्टेप 3, उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, यानी कि कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस जो थर्ड स्टेप होता है उससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। जो फोर्थ पॉइंट होता है क्या एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पीओ से मुराद है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज उसमें हो सकते हैं। एंड देन फाइनली समर 2018 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हम अपनी इस क्लास में इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेप 3, मजीद दो पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेप 3। कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड जो स्टेप है उसमें दो पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है नॉन कैश कंसिडरेशन। वो पॉइंट इतना आसान है कि वो मैं आपको इसी स्लाइड के ऊपर ही सिखा सकता हूँ। इट्स रियली इजी। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती है? नॉन कैश कंसिडरेशन ये होती है कि आपको कैश में पैसे नहीं मिल रहे, कैश में पैसे नहीं मिल रहे, बट कैश के बजाय कोई और एसेट्स हैं जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्स हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, कोई भी अदर चीज़ हो सकती है जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो आपने कोई भी चीज़ सेल की, ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट दूसरे एसेट्स में पैसे मिले, तो आप आमतौर पे रेवेन्यू की एंट्री करते हैं। अगर आप फॉरेन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें तो आप करते हैं बैंक टू रेवेन्यू, यही है ना। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की आपने कोई चीज़ सेल की, तो आप एक रिटेलर हैं, आप 100 बैंक टू रेवेन्यू कर लेते हैं। अगर आपको कैश ना मिले और एसेट्स मिले तो आप एंट्री करोगे एसेट टू रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल कार है आपका एसेट, एसेट टू रेवेन्यू। अच्छा, अब किस वैल्यू पे करोगे? वट एवर इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कार दैट यू रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई रिसीव्ड। याद रखिएगा, एक बड़ा ही सादा रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं उनकी कॉस्ट होती है फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई पेड। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू। कॉस्ट उनकी क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई पेड। ठीक है, एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों, क्योंकि उसमें आपको पैसे देने होते हैं। एसेट भी आप पैसे दे के खरीदते हो, एक्सपेंस में भी आप पैसे देते हो, तो उसमें फेयर वैल्यू, उसकी कॉस्ट होती है फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई पेड। ठीक, आपको पहले भी सिखाया हुआ मैंने ये। हाउएवर, जब भी आप किसी इनकम के बारे में बात करते हो, किस हवाले से? इनकम के हवाले से, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आई रिसीव्ड। तो अगर आपको गाड़ी मिली और फर्ज करें गाड़ी की फेयर वैल्यू है 95 रुपीज, तो आप उसको रेवेन्यू को 95 पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर आए रिसीव्ड। बेशक आपने जो चीज बेची, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट यू सोल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट यू सोल्ड, उसकी आमतौर पर मार्केट में प्राइस थी, उसकी आमतौर पे मार्केट में सेल प्राइस है 90 या 100। बेशक ये 90 भी है तो 95 ही रिकॉर्ड होगी, 100 भी है तो 95 ही रिकॉर्ड होगी। किस पे? फेयर वैल्यू ऑफ द कार पे, फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू रिसीव्ड अगेंस्ट दैट सेल के ऊपर। ठीक, एंड दैट्स इट। अगर आपको यह समझ आ गया तो आपको नॉन कैश कंसिडरेशन का पॉइंट समझ आ गया। दैट्स इट, इतनी सी बात। फिर आइए हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को टच कर लेते हैं। याद रखें, यहां पे मैं बिल्कुल स्टेप 3 के हवाले से उसकी एक बिल्कुल ब्रीफली हम इस पॉइंट को टच करेंगे। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसके हवाले से हम जो स्टेप 4 में जाएंगे तब दोबारा बात करेंगे। प्लस एग्जाम क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर ये पॉइंट एड्रेस हो रहा होगा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। मैंने जो आपको एग्जांपल कराई थी वो उसको बार बार इस लेक्चर के अंदर मैं रेफर कर रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, याद है? हैंडसेट्स वाली, जिसके अंदर हैंडसेट दिया था, वॉइस सर्विसेज दी थी, डेटा सर्विसेज दी थी, एसएमएस सर्विस दी थी, याद है? पार्ट 1 ऑफ IFRS 15 के अंदर वो एग्जांपल कराई थी मैंने आपको। एग्जांपल 4 जो थी, याद है? उस एग्जांपल के अंदर भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट था या नहीं था? बिल्कुल था। हैंडसेट में स्पेसिफिकली हमने कहा था कि हैंडसेट हम टुडे दे रहे हैं, हाउएवर इसकी जो पेमेंट है वो लेटर हमें रिसीव हो रही है, ऐसा ही है ना? तो इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। 1 साल से ज्यादा का गैप है, 1 ईयर से ज्यादा का गैप है, था ना उसमें? बार बार हम उस एग्जाम्पल को भी रेफर करेंगे
और मजीद एग्जाम्पल्स भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट से रिलेटेड करेंगे। ना सिर्फ आज के इस लेक्चर में, आने वाले दिनों में भी हम सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे, सो डोंट वरी। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो अभी अगले 5 मिनट में मैं आपको बताना जा रहा हूं, वो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। उसके बाद और बहुत हमने इसके ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो आइए ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या रोल है स्टेप 3 के अंदर, वो देख लेते हैं। अगर उस सवाल की बात करूं तो जब हमने अप्रोच ए ली थी तो हमने कहा था कि हैंडसेट में ये चक्कर है कि वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो अर्ली हो रही है, पहले मिल रही है, और जो उसकी कैश है, जो उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है, टीपी कह देते हैं उसे, ट्रांजैक्शन प्राइस है, वो लेटर आती है। ऐसा ही था ना अप्रोच ए में? अच्छा, अप्रोच बी में ये था। अच्छा, दूसरे वाले में ये नहीं था। अगर अप्रोच ए की बात करें तो सर्विसेज में यूँ नहीं था। सर्विसेज में ये था कि जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो भी ओवर टाइम है, और जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो भी ओवर टाइम है, तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, राइट। अप्रोच बी में ये था कि हैंडसेट में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो अर्ली है और ट्रांजैक्शन प्राइस लेटर है, ऐसे ही है ना। जबकि सर्विसेज में सारी नहीं, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन जो था उसमें से वो क्या था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो थी वो लेटर हो रही थी और ट्रांजैक्शन प्राइस अर्ली हो गई थी। हाँ या ना? है ना। इस सूरत में क्या होता है, अकाउंटिंग करते हुए एक रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है और उस रिसीवेबल का प्रॉपर टेबल बनाया जाता है, ठीक है। ये टेबल IFRS 9 के तहत नहीं बन रहा, ये टेबल IFRS 15 के तहत बन रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। हाउएवर इस पे दोनों स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, IFRS 15 भी और IFRS 9 भी। आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे इस केस में, जो ये केस है, इस केस में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है जी? रिसीवेबल नहीं, लाइबिलिटी। पैसे जल्दी मिल जाएं, काम देर से करना हो, तो उस केस में क्या करते हैं? लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। बात समझ गए? लाइबिलिटी, इसका भी टेबल बनता है और इस पे अप्लाई होता है IFRS 15। इस पे IFRS 9 अप्लाई नहीं होता, सिर्फ IFRS 15 अप्लाई होता है, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। ये फाइनेंशियल एसेट तो है, बट ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। इज दिस क्लियर इन योर ब्रेन्स? ठीक है, इससे ज़्यादा मैं भी इस स्टेज पे नहीं आपको इसका बताना चाहता। आपने ऑलरेडी पहले सवाल में इसको देखा भी है, थोड़ा बहुत देखा है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है जी, हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ याद दहानी अपने जहन में कर ली। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके वाले से भी और हमने पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ज़रा स्टेप 4 में ज़रा मजीद जो चीज़ें हैं उनको समझना शुरू करते हैं। उस पर वापस आएंगे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे, बट ज़रा उसका जब टाइम आएगा तब वापस आएंगे, ठीक है। स्टेप 4 क्या स्टेप होता है? एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी पार्ट 1 में ऑफ IFRS 15 के पार्ट 1 में, मैंने आपसे कहा बार बार मैं उस एग्जांपल को आपको याद कराऊंगा, बिकॉज उसी एग्जांपल ने तो आपको सिखाया कि 5 स्टेप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो स्टेप पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आपको 5 स्टेप प्रोसेस की एग्जांपल कराई थी, बार बार उसको रेफर करेंगे। उसमें अगर आप याद करें, 4th स्टेप क्या था? जो भी हमारे पैसे थे, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस थी, तकरीबन 71,000 रुपए की ट्रांजैक्शन प्राइस थी, हमने उस टीपी को, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट किया था टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। और किस बेसिस पे किया था? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, SASP की बेसिस पे किया था। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हैंडसेट की अलग निकाली थी, वॉइस की अलग निकाली थी, डेटा एटसेट्रा इन सब की हमने निकाली थी, और हमने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस के ऊपर, यानी कि वो अकेले अकेले कितने के बिकते हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से मुराद अकेले अकेले वो कितने के बिकते हैं, इसकी बेसिस पे एलोकेट किया था। याद है ना जहन में? अगर याद नहीं है तो बेशक यहां पॉज करके जाके पार्ट 1 दोबारा लीजिए, और याद रखिए मेरे इन लेक्चर्स में साथ साथ पॉज आपने करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है।
पॉज कर कर के आपने चीज़ों को समझना है। जहां आपको लगता है कि यार ये बात मुझे समझ नहीं आई, पॉज कर लें, वहीं पे रुकें और जाकर फिर तसल्ली से उसको समझें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये जो SASP है, ये क्या बला है, ये क्या होती है? क्या कभी एग्जाम में हमसे कैलकुलेट कराई जा सकती है? मैंने तो आपको SASP बता दी थी ना कि वॉइस की ये SASP है, हैंडसेट की ये SASP है, एटसेट्रा। मैंने वहां तो उसकी SASP बता दी थी। कहीं एग्जाम में हमसे कैलकुलेट कराई जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में हमसे कैलकुलेट कराई जाए SASP? याद रखिए जी, आज तक के एग्जाम क्वेश्चंस में इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। इसका मतलब है आने वाले दिनों में इस पॉइंट की टेस्टिंग हो सकती है। आने वाले दिनों में, फ्यूचर में इसकी टेस्टिंग हो सकती है, अच्छी टेस्टिंग। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताता हूं कि SASP को अगर सवाल में नहीं दी हुई और आपको एलोकेशन के लिए SASP चाहिए तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, SASP के को समझने के लिए फ़र्ज़ करें मैं आपको सेल करता हूँ डिटर्जेंट्स, कुछ और ग्रोसरी के आइटम्स के नाम लें। मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स सेल करता हूँ साथ, ठीक है। कुछ सीरियल्स सेल करता हूँ, ठीक है। कुछ पल्सेस सेल करता हूँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ सेल किया, ठीक है जी। ये सब कुछ मैं आपको सेल करता हूँ, फ़र्ज़ करें 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन प्राइस अप फ्रंट आपने मुझे दे दी 10,000 रुपीज़, ठीक है। आपने मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस दे दी। अच्छा, हो क्या रहा है, इसमें जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो एट अ पॉइंट इन टाइम है। ज़ाहिर है मैं आपको दे दूंगा, आप लेके चले जाएंगे, क्या ख्याल है? पता ही है ना आपको, ट्रांजैक्शन जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होते हैं वो सारे ही एट अ पॉइंट इन टाइम होते हैं, ये बात हमें पता है ना, राइट। सो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो एट अ पॉइंट इन टाइम है, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो भी साथ ही मिल रही है, ठीक है। वो भी उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला कोई चक्कर नहीं है, क्या ख्याल है? आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, राइट। अच्छा जी, अब ये ट्रांजैक्शन प्राइस है 10,000 रुपये की। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इसकी SASP बनाना चाहता हूँ जिसकी बेसिस पे मैं इसे एलोकेट कर दूँ, ठीक है जी। अब बारी बारी शुरू कर देते हैं जी। डिटर्जेंट्स से, डिटर्जेंट्स की जो मार्केट में प्राइस है, जिस प्राइस के ऊपर वो बिकते हैं, ठीक है, वो रेडीली अवेलेबल है। और फर्ज करें वो प्राइस है 3,000 रुपीज़, ठीक है। ये रेडीली अवेलेबल है। अच्छा, वो प्राइस ऐसी भी हो सकती है, फर्ज करें ये डिटर्जेंट का पैक है, ठीक है। इसके ऊपर लिखी हुई है 3,500, और आपको पता है यूं करके उन्होंने काटी होती है और फिर लिखा होता है कि ये इसकी ऑफ प्राइस है 3,000, ठीक है। तो जो भी ऑफ प्राइस है उसी पे आप ले लेंगे। यानी कि इफ इट इज ऑलरेडी सोल्ड, इफ इट इज नॉर्मली सोल्ड एट अ डिस्काउंट, नॉर्मली सोल्ड एट ए डिस्काउंट, तो उसकी जो SASP है वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, उसकी डिस्काउंटेड प्राइस ही होगी, डिस्काउंटेड प्राइस ही होगी। इज दिस अंडरस्टूड या नहीं? अच्छा, गुड। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर जो आपने मेरे से वेजिटेबल्स लिए ना, फ़र्ज़ करें मैं वो वेजिटेबल्स नॉर्मली नहीं बेचता, ठीक है। मैं वो वेजिटेबल्स नॉर्मली नहीं बेचता, आपने मेरे से कोई ख़ास ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कहीं से स्पेसिफिकली मंगवा के लिए, ठीक है। मुझे जो वो वेजिटेबल्स पड़ी हैं वो मार्केट में वैसे भी नहीं, मैं भी नहीं बेचता, कोई और भी नहीं बेच रहा, ठीक है। वो ख़ास आपने कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं, जो होम ग्रोन या इस टाइप की कोई चीज़ आपने स्पेसिफिकली जो है ना मंगवा के मेरे से ली। फ़र्ज़ करें मुझे उनकी कॉस्ट पड़ी थी 4,000 रुपये, और फ़र्ज़ करें मैं वेजिटेबल्स के ऊपर जो मार्कअप चार्ज करता हूँ नॉर्मली, जब भी मैं वेजिटेबल सेल करता हूँ उस पर मार्कअप जो चार्ज करता हूँ, फ़र्ज़ करें वो है 30%, ठीक है। लेकिन नॉर्मली चूंकि मैं ये नहीं बेचता वेजिटेबल्स, तो मुझे नहीं पता कि ये वेजिटेबल्स कितने की हैं, होम ग्रोन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो कितने की हैं। क्या ख्याल है मैं इसकी SASP क्या लगाऊं?
5200, वेरी गुड। इसको स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट प्लस अप्रोच, और स्टैंडर्ड अलाउ करता है। आपने मेरा ख्याल है सही बना लिया, बिल्कुल ठीक। 5200 आप लगा सकते हैं जी इसकी। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे सीरियल्स। ठीक है, फ़र्ज़ ये कर लें कि हमारे जो ये सीरियल्स हैं ये बिकते हैं 1+1 के डब्बे में। 1+1 के डब्बे में ये, और वो डब्बा आता है से 2000 रुपये का। ठीक है, उसमें 2 तरह के सीरियल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चूंकि ये वाला सीरियल पसंद नहीं था, तो आपने कहा नहीं जी मैं ये वाला सीरियल लूँगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो मैंने आपसे कहा यार ये इस तरह तो नहीं मिलता। आपने कहा यार इस तरह ना करें, आपसे इतने अरसे से हम ले रहे हैं, आप हमें काइंडली ये वाला निकाल के ये देते हैं बीच में से। ठीक है जी, मैंने आपको दे दिया। अब मैंने चेक करवाया मार्केट में कि यार ये वाला जो सीरियल है ये, अगर इसे अकेला बेचो जो आपको पसंद नहीं था, तो ये कितने का बिकता है। पता ये चला कि जी ये अकेला कम बिकता है, लेकिन अगर अकेला कभी बिके तो 1200 रुपये का बिकता है। तो मैंने जो आपको ये सीरियल बेचा है इसकी मैं SASP क्या लूँ? 800 ली जा सकती है जी, 800 ली जा सकती है। इसे स्टैंडर्ड कहता है रेजिडुअल अप्रोच। ठीक है जी, रेजिडुअल अप्रोच। बाकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकाल के इसकी जो पीछे बचती है वो ले लेना। ठीक है जी, यहाँ तक आसान है। ठीक है, गुड। अच्छा, फिर रह गई दालें जो मैंने आपको बेची हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक थोड़ी सी लेस क्वालिटी की दालें मेरे से ले ली हैं। ठीक है, यू हैव सेटल्ड फॉर पल्सेस ऑफ लिटिल लेस क्वालिटी, फ़र्ज़ कर दें, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, आपने ये कहा है जी कि हल्की क्वालिटी की बेशक आप मुझे दालें दे दें, जो आपके पास पहले से पड़ी हैं बेशक वो दे दें। ठीक है, वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी जो दालें हैं अगर वो अच्छी गुड क्वालिटी की हों, ये वाली दालें, तो ये दालें हैं होती हैं तकरीबन 3000 रुपये की। ठीक है, और मेरा ख्याल है, असेसमेंट है कि यही थोड़ी सी लेस क्वालिटी की दाल जो है वो तकरीबन 2500 रुपये की होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी SASP क्या लूँगा? 2500 रुपये। इसको कहते हैं एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। जब उसकी रेडीली अवेलेबल ना हो प्राइस, और आप किसी मिलते जुलते प्रोडक्ट की प्राइस से उसकी प्राइस को असेस करें। ठीक है जी, सो ये 4 अप्रोचेस हैं जिनसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस, के मार्केट में इसकी कीमत है क्या, नंबर 1। नंबर 2 कॉस्ट प्लस अप्रोच। नंबर 3 रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच। नंबर 4 एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। ये मुझे मत कहिएगा कि यार इसको कहीं लिख दें, आपके नोट्स में बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपने रट्टा नहीं लगाना होता किसी चीज़ का, ना ही आपने रिप्रोड्यूस करना होता है एग्जाम में नाम चीज़ों के। ठीक है, यहाँ पे SASP टोटल बन जाएगी। SASP टोटल कितनी बनती है? 3000, 6000 और 11500। बात समझ आ गई? 11500। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन प्राइस को इस बेसिस पे एलोकेट कर देंगे, बाकी आपका और आपके कैलकुलेटर्स का काम है। जल्दी से एलोकेट कर लें अपने पास जी सब लोग। सो SASP आपको समझ आ गई कि SASP कैसे बनाते हैं। चलिए जी, SASP की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये हमने देख लिया। स्टेप 4 में ही है अभी, कि ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे कैसे हम एलोकेट करते हैं, वही अभी हम सीख रहे हैं। उसी की मज़ीद बातें हम सीख रहे हैं। इसमें अब एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये बात कुछ हद तक पास्ट पेपर्स में टेस्ट हो चुकी है, बट इसकी मज़ीद डीप टेस्टिंग, जिस तरह मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मज़ीद डीप टेस्टिंग फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, ये क्या है? ये है एलोकेटिंग डिस्काउंट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, यानी कि कुछ खास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की SASP गिरा देना, या उनको जो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट की जा रही है वो अमाउंट गिरा देना, उसकी एलोकेशन कम कर देना। इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं। एलोकेशन रिड्यूस कर देना,
ठीक है, हमने SASP की बेसिस पे एक एलोकेशन कंप्यूट की, फ़र्ज़ करो वो 100 बनती थी, हम कहें नहीं इसको 100 नहीं, इसको 90 एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं, आइए देखते हैं वो क्या होती हैं। आइए ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। SBM बनाते हैं। फ़र्ज़ करें जी एक स्टूडेंट जो है वो SBM से कोर्सेज लेता है, ठीक है, वो FR लेता है, वो BFD लेता है, वो BM लेता है। आपके ख्याल में सबसे कम CFAB का सबसे कम ऐसा सब्जेक्ट जिसको बच्चे टीचर से पढ़ते होंगे वो BM ही है ना, है ना, BM ही है। ठीक है जी, गुड। इसका मतलब सबसे कम डिमांड BM की है फ्रॉम अ कॉलेज परस्पेक्टिव अगर देखा जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसने बच्चे ने 3 कोर्सेज लिए हैं जी। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा, इन कोर्सेज की SASP क्या है? SASP क्या है? से 15,000, 15,000, 15,000। ठीक है जी। हाउएवर स्टूडेंट जो है उसको जो कॉलेज ने से ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज की है, चूँकि उसने बहुत सारे जो वो थे क्या नाम है कोर्सेज वो इकट्ठे लिए थे, तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज की है कॉलेज ने वो है से 40,000। बात समझ आ गई? अब इसके आगे 2 चीज़ें आप और देख लीजिएगा। चूँकि FR एंड BFD कॉलेज के रनिंग कोर्सेज हैं और ज़्यादा हॉट कोर्सेज हैं, इन डिमांड कोर्सेज हैं, कॉलेज जो नॉर्मली मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ करता है, मैक्स डिस्काउंट, ठीक है, वो 5% अलाउ करता है FR या BFD पे, 5% मैक्स। और BM चूँकि कॉलेज का कोई इतना प्रीमियर कोर्स नहीं है, तो उस पे वो रिपीटेडली मोर डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उसको डिस्काउंट पे बेचता है, अगर कोई स्टूडेंट 15,000 का ले ले तो वो ले लेगा, जाहिर है, बट रिपीटेडली वो उसको हायर डिस्काउंट्स के ऊपर सेल करता है, हायर डिस्काउंट्स के ऊपर सेल करता है। आप कोशिश करें ज़रा मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करके दें कि कितनी कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस जो है इनको एलोकेट होनी चाहिए। इसको 14,250, इसको 14,250, और BM को कितनी एलोकेट होनी चाहिए? 11,500। हालांकि तीनों की SASP देख रहे हैं बराबर है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर जो प्रोडक्ट बिके हैं उनमें से एक प्रोडक्ट कमज़ोर है और हमें क्लियर एविडेंस है कि वो प्रोडक्ट जब अकेला भी बिकता है, अकेला यूं लिखेंगे, अकेला, जब वो अकेला भी सेल होता है तो वो बेचारा विदाउट अ डिस्काउंट, विदाउट सम इंसेंटिव टू द कस्टमर नहीं बिक पाता। ठीक है, अब वो डिस्काउंट वेरिएबल नेचर के हो सकते हैं, अगर वो रिपीटेडली परमानेंटली एक ही डिस्काउंट होता तो वो तो SASP में कोट हो जाता ना, वो तो SSP से भी लेस हो जाता। ठीक है, बट वो वेरिएबल नेचर का डिस्काउंट हो सकता है। जब हमें पता है कि वो अकेला भी बिकता है, तब भी आ, वो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स पे बिकता है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिस्काउंट एलोकेट करोगे। ठीक है, और वो कितना ज़्यादा एलोकेट करना है वो जनरली लिखा ही होगा, आपके मैथमेटिक्स क्लियर होगी क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे आपके सामने मैथमेटिक्स क्लियर थी, आप लोगों ने खुद ही बना ली। इज दिस क्लियर जी? हाँ, PO ओवर टाइम सेटिस्फाई होगा ऑब्वियसली, वो तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तब करेंगे ना, ये तो स्टेप 4 है, ये तो एलोकेशन हो रही है, सिर्फ स्टेप 4 की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? स्टेप 4 की गहराई में गए हुए हम यहाँ पे। चलिए जी, डिस्काउंट की स्पेसिफिक एलोकेशन हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 में ही हम बात करते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन की स्पेसिफिक एलोकेशन के हवाले से। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में टेस्ट हो चुका है। हावेवर मेरे नज़दीक इसकी फ्यूचर टेस्टिंग भी हो सकती है, मज़ीद ट्रिकी किस्म की फ्यूचर टेस्टिंग इसकी हो सकती है, और मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। ठीक, वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होती है ये हमने स्टेप नंबर 3 के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी पार्ट 2 वाले लेक्चर के अंदर। और पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन की थी? हमने डिस्कशन की थी कि जी वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो स्टैट्स की बेसिस पे, स्टेटिस्टिक्स की बेसिस पे
प्रोबेबिलिटीज़ की बेसिस पे असरटेन की जाती है, काफ़ी डिटेल उसकी डिस्कशन की थी। उसकी कंस्ट्रेन क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अगेन दिस इज़ वन टॉपिक जो फ्यूचर में टेस्ट हो सकता है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि वेरिएबल कंसिडरेशन को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में कैसे एलोकेट किया जाता है, क्या उसमें कोई ख़ास रूल्स हैं या नहीं। आइए देखते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई कोई मज़े का काम करते हैं, आप कोई होम डेकोर कंपनी है, आप ना घर पूरे का पूरा सजाते हैं, संवारते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, आपने ना किसी कस्टमर को कर्टन्स बेचे हैं, ठीक है, और डेकोरेशंस बेची हैं, ठीक है, फिक्सचर्स बेचे हैं और फर्नीचर बेचा है, ठीक है। ठीक हो गया, आसान है। आपने जो उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस ली है वो आपने ली है से 5 मिलियन रुपीस, प्लस आपको 2% बोनस मिलेगा, बोनस इफ़ फर्नीचर जो है वो कंफर्ट के स्टैंडर्ड्स मीट करता हो, फर्नीचर मीट्स द कंफर्ट स्टैंडर्ड्स असाइंड बाय कस्टमर। ठीक है, सो ये 5 मिलियन एक फिक्स कंसिडरेशन होगी, ये 2% क्या हुई, बताया हुआ मैंने आपको, ये 2% क्या हुई, दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। फर्ज करें देयर इज अ 60% चांस कि फर्नीचर जो है वो स्टैंडर्ड मीट कर लेगा, और देयर इज अ 40% चांस कि वो फर्नीचर जो है वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करेगा, ठीक है। 60% चांस एंड 40% चांस, ठीक है, गुड। एस एस पी हम बना लेते हैं इन चीज़ों की, से एस एस पी हमने वो जो पीछे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनके थ्रू बनाई है। तो फ़र्ज़ करें कर्टन्स जो हैं वो 0.5 मिलियन के निकले हैं, डेकोरेशंस जो हैं वो से 1 मिलियन की हैं, फिक्सचर्स जो हैं वो फ़र्ज़ करें 1.5 मिलियन के हैं, ये हो गया 2.5 और 3, और फर्नीचर जो है वो से 3 मिलियन का है। तो एस एस पी जो इनकी बनती है वो से 6 मिलियन बनती है, ठीक है। मुझे ज़रा फ़ौरन से एलोकेट करके दें ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने फर्नीचर को, नहीं सॉरी, फिक्सचर को, डेकोरेशन को और कर्टन को 5 मिलियन के हिसाब से एलोकेट करना है, ठीक है। 5 प्लस जो बोनस है ना वो नहीं डालना, ठीक है। आपने उन्हें 5 मिलियन के हिसाब से एलोकेट करना है, क्यों मैं बताता हूँ। सो उस हिसाब से कर्टन का कितना बनता है, जल्दी से बता दें। 0.42, 0.42, और डेकोरेशन का क्या बनता है, 0.83, फिक्सचर्स का क्या बनता है, 1.25, गुड। अच्छा, 5 मिलियन के हिसाब से फर्नीचर का कितना बनता है, 2.5, जमा वेरिएबल कंसिडरेशन की अमाउंट कितनी बनती है 2% बोनस की, वो बनती है ना 5 मिलियन प्लस 2% ऑफ 5 मिलियन इंटू 60%, ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है। 2% ऑफ 5 मिलियन इंटू 60%, मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू में अप्रोच लगाई है, एंड आई प्रेफर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच, मैं प्रेफर करता हूँ। आप लोग एग्जाम में भी आप लोग यही प्रेफर करो, ठीक है। तो ये बनता है 5.06, है ना, तो ये बनता है 0.06, तो मैं इसको 0.06 एलोकेट कर दूंगा, सारी की सारी, सारी की सारी मैंने वेरिएबल कंसिडरेशन किसको एलोकेट कर दी है, फर्नीचर को। एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज रिलेटेड, कॉमन सेंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फर्नीचर, राइट। Even if it is computed based on the whole 5 million, still it is paid only if furniture is good enough.
सिंस इट्स रिलेटेड टू ओनली फर्नीचर, तो ये सिर्फ उसको एलोकेट होगी. फॉर एग्जाम्पल कहें जी 2% बोनस देंगे अगर फर्नीचर टाइम पे डिलीवर हो गया, उसको एलोकेट होगी. फर्नीचर अच्छा निकला, उसको एलोकेट होगी. ठीक है. सो अगर फर्नीचर से रिलेटेड है तो फर्नीचर को एलोकेट होगी. ठीक है. नाउ व्हाट इफ दिस वाज रिटन इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बजाय, इसकी बजाय ये लिखा होता, क्या? 5% bonus if the overall decor is rated 8, is rated at least 7 on 10 by an international architect. I'm just making things up. ठीक है ना, मैं कोई होम डेकोर इंडस्ट्री से नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई पता है इसका. ठीक है. So 5% bonus if the overall decor is rated at least 7 by 10 by an international architect. If this is written, और उसके against लिखा होता है कि there is a 70% chance कि जी आपका ये हो जाएगा, फिर क्या करते? फिर क्या करते? फिर सबको डाल देते, फिर सबको जो है ना वो एलोकेट करते. ट्रांजैक्शन प्राइस ही 5.25 ले लो फिर, ताकि सबको एलोकेट कर लो. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस इज रिटन एंड साथ ये लिखा हुआ है देयर इज अ 70% चांस कि ये अप्रूव नहीं होगा, देन व्हाट? देयर इज अ 70% चांस कि ये नहीं मिलेगा, देन व्हाट? देन व्हाट? क्या हम 5 मिलियन इंटू 5% इंटू 30% का बोनस ले लें? बड़ा कीमती सवाल है. कंस्ट्रेंट अप्लाई होगी. कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई होगी? देयर इज अ 70% चांस that this amount will not be received, then how can you record it? There must be a less than 50% chance of reversal, of reduction in revenue. हाँ या ना? There must be a more than 50% chance that this revenue will not be reversed. हाँ या ना? Absolutely. And that's about it. इतनी सी बात. चलिए जी, वेरी गुड. हमने वेरिएबल कंसिडरेशन की एलोकेशन भी समझ ली. ठीक है. और किसी ख़ास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को क्या वो एलोकेट होगी, ये भी चीज़ हमने समझ ली. ठीक है. या वो सबको एलोकेट होगी. अब हम स्टेप 4 में ही, यानी कि एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में ही, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं. वो है इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट. सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो तो एलोकेशन पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं. मैंने आपसे इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा. सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एसएफसी कह देते हैं हम इसे. पहले मैं आपको एसएफसी का एक इंट्रो दूंगा. ठीक. फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ाऊंगा जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको. फिर मैं फ्यूचर में आपको इसके एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि मैं आपको आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा. ठीक. इस रिवीजन या इस प्रिपरेशन के दौरान, इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की इस प्रिपरेशन के दौरान, मैं बार बार रेफ़र करूंगा उस हैंडसेट्स वाली और वॉइस डेटा वैस वाली जो टेलीकॉम कंपनी की हमने एग्ज़ाम्पल की थी पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 लेक्चर के अंदर जो हमने की थी IFRS 15 के. मैं बार बार उसको रेफ़र कर रहा हूँ, तो आपने उसको जहन में रखना है. ठीक है जी. आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का हमारे स्टेप 4 पे एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है. कि यहाँ अगर मैं लिखूँ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और यहाँ अगर मैं लिखूँ ट्रांजैक्शन प्राइस, तो इनमें जो सिनेरियोज हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं. क्या? पहला सिनेरियो कि दोनों सेम टाइम पे हो रहे हों, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी, ट्रांजैक्शन प्राइस भी. अब ये सिनेरियो बड़ा सादा है और मैं इसकी मिसालें आपको देता हूँ पहले. बल्कि इसकी मिसालें क्या देनी है, जो पीछे सारे कराए हैं कर्टन, ये जो सारी मिसाल है ये वाली, ये मिसाल किसकी है? बोले.
सेम टाइम है ना, आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी उसी वक्त सेटिस्फाई हो रहा है और ट्रांजैक्शन प्राइस भी उसी वक्त मिल रही है, सेम टाइम है। बात समझ आ गई है ना? इस तरह ये तो नहीं, खैर ये डिटर्जेंट्स वाली मिसाल, डिटर्जेंट पल्सेस जो ग्रोसरी करने गए हुए थे आप लोग, ठीक है, वो भी सेम टाइम पे है। अच्छा एक और मिसाल देता हूँ, ये देखिएगा, स्कूल ट्यूशन हर महीने फी दी जाती है मंथली, ये भी सेम टाइम की मिसाल है। क्या ख्याल है? ये भी सेम टाइम की मिसाल है। इसमें क्या है, वो जो सर्विसेज थी हमारी, वो याद है, वॉइस डेटा सर्विसेज, याद है सर्विसेज जो सवाल में थी, ये भी उसी की, ये भी सेम टाइम की मिसाल है कि साथ साथ, वो भी तो सेम टाइम कहलाएगा ना, कि साथ साथ पैसे मिल रहे हैं, साथ साथ आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना जी? ये दोनों सेम टाइम की मिसाल है, यहाँ दोनों पॉइंट इन टाइम हो या दोनों ओवर टाइम हो। समझ आ रही है नहीं? अच्छा एक और मिसाल भी दे देता हूँ। फर्ज करें सर्विस आपको आज मिली और आप पैसे 3 मंथ्स के बाद देते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स, ये भी सेम टाइम कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों में जो गैप है वो 1 ईयर से कम है। सेम टाइम तब नहीं कहलाता जब वो 1 ईयर या उससे ज्यादा का गैप हो। क्या ख्याल है? ये सेम टाइम का मसला समझ आ गया ना? कि जी पहला तो सिनेरियो ये हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस सेम टाइम पे हो, उनकी टाइम लाइन सेम हो, या दोनों ओवर 3 ईयर हैं, या दोनों टुडे हैं, या दोनों ओवर 5 ईयर हैं, या दोनों ओवर 10 ईयर्स हैं, या दोनों आफ्टर 3 ईयर्स हैं, कुड बी एनी। अच्छा जब सेम टाइम हो तो करते क्या है? सेम टाइम हो तो करेंगे क्या, इससे फर्क होता क्या है? बेसिकली होता कुछ भी नहीं, होता सिर्फ ये है कि आप अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग की कोई रेलेवेंस नहीं होती, अनडिस्काउंटेड लेके चलते हैं जी सब चीज़ों को, ठीक है? अगर दोनों सेम होंगे तो इधर दरमियान में लिख देता हूँ, बल्कि अनडिस्काउंटेड लेके चलते हैं दोनों को, आपको कोई डिस्काउंटिंग की रेलेवेंस नहीं होती। जैसे पीछे आपने देखा होगा मैंने यहाँ कोई डिस्काउंटिंग की है, ये ना SASP की कोई डिस्काउंटिंग की है, ना TP की कोई डिस्काउंटिंग की है, ना यहाँ पे कुछ हुआ है, नथिंग, ठीक। अच्छा ये यहाँ पे भी ये सेम टाइम ही कहलाएगा, ये जो SBM वाला है। उसकी वजह यह है कि कोर्स होता है 4 महीने का, अगर बच्चे शुरू में पैसे दे दें तो नॉट अ गैप ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो इसका मतलब है यहाँ पे भी सेम टाइम है, यहाँ पे भी कोई डिस्काउंटिंग नहीं की किसी साइड पे भी, ठीक है ना? SASP डिस्काउंट हुई ना ट्रांजैक्शन प्राइस डिस्काउंट हुई। सेकंड क्या हो सकता है सिनेरियो? सेकंड ये सिनेरियो हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अर्ली हो जाए और ट्रांजैक्शन प्राइस लेटर हो जाए, ठीक है? यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज सेटिस्फाई हो जाए, ट्रांजैक्शन प्राइस बाद में मिल रही हो। ये मैंने आपको कहीं कराया है, किसी सिनेरियो में कराया, किसी सवाल में कराया, हैंडसेट में, ऐसा था ना हैंडसेट के केस में, ठीक है? ट्रांजैक्शन प्राइस आज थी, सॉरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज थी, ट्रांजैक्शन प्राइस लेटर थी, है ना? आइए इसकी एक और मिसाल भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है? आइए कर लेते हैं, देखिएगा प्लीज़। फ़र्ज़ करें आप किसी को 3 चीज़ें दे रहे हैं, से कुछ फर्नीचर है, कुछ फिक्सचर्स हैं, और आई डोंट नो कुछ, क्या कह दें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसकी SASP है बनती है। से फर्नीचर 1 मिलियन का है,
फिक्सचर्स 2 मिलियन के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2 मिलियन की हैं, टोटल 5 मिलियन बनता है। ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस ये है कि आपको अप फ्रंट 1 मिलियन मिलेगा और इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी 2 मिलियन पर एनम फॉर 3 इयर्स। जो रेट है, डिस्काउंट रेट है, वो 10%। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस टू SASP। फर्नीचर को बढ़ा देते हैं, फर्नीचर को कर देते हैं 3, बल्कि फर्नीचर को कर देते हैं 2। अब ठीक है, 1/3 तीनों को कर देते हैं 6। कितनी कितनी एलोकेशन आती है? जिन्होंने प्रेजेंट वैल्यू बनाई है, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू बता दें क्या बनाई है ट्रांजैक्शन प्राइस की। 5.97 बनाई है और तीनों को क्या एलोकेशन आ रही है? 1.99 ईच। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, आसान है, ठीक है, गुड। अच्छा, अब अगर मैं अनडिस्काउंटेड करूं इसे तो क्या बनता है? 7 मिलियन। और हर किसी को क्या बनता है? 2.33 ईच। ऐसा है या नहीं? बोले। अब इस 2.33 के दो हिस्से हैं, है ना? इस 2.33 के दो हिस्से हैं। एक है अप फ्रंट, कितना? 0.33 बोले हैं। और दूसरा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है अगर मैं इसको इक्वली तोड़ूं तो, क्योंकि सब इक्वल है? 0.66। हाँ या ना, बताएं। है ना? अगर सब देखिएगा प्लीज, अगर आप इसको यूं करें 0.33 प्लस 0.66 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पर माइनस 3 ओवर 0.1, यानी कि ये जो ऊपर वैल्यू बनाई है इसकी पीवी लें तो क्या बनता है? ये 1.97 इसलिए बन रहा है कि मैं अगर इसको सिर्फ एक डेसिमल और खींच दूँ ना यूं, 0.3 आपको पता है 66666 वाला वो वाला फ्रैक्शन है। अगर आप इसको एक डेसिमल और ले लो तो 1.99 बन जाएगा। लेके देख लें बेशक, मैं सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट इलिस्ट्रेट करना चाहता हूँ। बन रहा है ना 1.99, और इसी तरह सबका 1.99 ही बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों में से चाहे जोन सा मर्जी तरीका फॉलो करें, यानी कि पहले पीवी करें और फिर एलोकेट करें, या पहले एलोकेट करें और फिर पीवी करें। क्या ख्याल है? दोनों में यही फर्क है ना, ऊपर जो दो तरीके लगाए हैं दोनों में जवाब सेम आ रहा है। ठीक है, तो 2 मिलियन के अगेंस्ट में फर्नीचर के अगेंस्ट कितने पैसे हैं? 1/3, तो यानी कि 0.666 ये इंस्टॉलमेंट के थ्रू मिल रहा है। और 1 मिलियन में फर्नीचर के अगेंस्ट कितने पैसे हैं? 0.333, 1/3, यानी कि ये अपफ्रंट मिल रहा है। बात समझ आ रही है भाई? यहाँ मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिकली स्पीकिंग, हल्की सी मैथमेटिक्स अगर आप अपने जहन को खोल दो हल्की सी मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एलोकेशन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू करना ज़रूरी नहीं है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लें फिर एलोकेशन कर लें, या चाहें तो पहले एलोकेशन कर लें फिर प्रेजेंट वैल्यू कर लें। द आंसर एट द एंड ऑफ द डे विल बी द सेम। इज दिस क्लियर? टू रेवेन्यू 5.97, और इस 5.97 का फिर टेबल बन जाएगा। इस 5.97 में एक चीज़ तो पहले दिन मिल रही थी, बैंक टू रिसीवेबल 1 मिलियन, और बाकी जो 4.97 का रिसीवेबल रह जाएगा उसका टेबल बना लेंगे 1 2 3 करके। जो रिसीवेबल रह जाएगा उसका टेबल बना लेंगे, वो हमें पैसे मिलने हैं ना सालाना, वो खुद ब खुद टेबल एंड पे ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ टेबल में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि रिसीवेबल है, और फिर साथ साथ जो है वो बैंक टू रिसीवेबल होता जाएगा। सिंपल एज दैट। आसान है ना? इस मतलब इट्स क्वाइट इजी। इसका मतलब है अगर काम जल्दी हो जाए, पैसे देर से मिलने हो, तो रिसीवेबल बुक कर लेते हैं। और ये इन दोनों सिनेरियोज में अप्लाई होगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर गौर करो तो ये जो सिनेरियो मैंने बनाया है अगले सफ़े पे, ये बेसिकली इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन प्राइस शुरू में मिल रही है और कुछ बाद में मिल रही है। सम नाउ एंड सम लेटर, है ना? ये सारा अर्ली एंड लेटर का सिनेरियो तो नहीं है ना? पीओ अर्ली एंड टीपी लेटर। इसमें कुछ नाउ मिल रही है, कुछ लेटर मिल रही है, कोई मसला नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन एलोकेट। ठीक है, वेदर यू प्रेजेंट वैल्यू बिफोर एलोकेटिंग और वेदर यू प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर एलोकेटिंग, डजंट मैटर। क्लियर है जी? जी, सो आपके पास इस सिनेरियो की एग्जांपल्स नहीं है। ट्रांजैक्शन प्राइस जल्दी मिल रही हो और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देर से सेटिस्फाई हो। दिस इज द सिनेरियो 3। आइए चले मैं इसकी खुद से कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ जिसके तहत आप 3 इयर्स तक मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, जेनेटोरियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी? होता है ना, बिल्डिंग्स में होता है, सिक्योरिटी होती है, जेनेटोरियल सर्विसेज होती हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, वो सारी आप प्रोवाइड करेंगे 3 इयर्स तक। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 मिलियन रुपीस साइनिंग के ऊपर मिलेंगे, साइनिंग प्लस 2 मिलियन एवरी ईयर मिलेंगे। ठीक है, एट एंड ऑफ ईयर। ठीक है, नाउ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो मेंटेनेंस सर्विसेज अगर हम किसी को दें तो उसकी प्राइस है से 5 मिलियन पर एनम। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम किसी को दें, नहीं 5 मिलियन पर एनम ज़्यादा हो जाएगा, इसको कहते हैं 1 मिलियन पर एनम। सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम किसी को दें तो उसकी वैल्यू है से 2 मिलियन पर एनम। ठीक है, और जेनेटोरियल सर्विसेज अगर हम किसी को दें तो उसकी वैल्यू है से 1 मिलियन पर एनम। ठीक है, अगर हम किसी को ये सर्विसेज मुहैया करते हैं तो। ठीक है जी, नाउ हम कहते हैं फ़र्ज़ करें हमारा डिस्काउंट रेट है 10%। मुझे बताएं आप जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको कैसे एलोकेट करेंगे, एंड हाउ मच ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस वुड बी एलोकेटेड टू ईच सर्विस। अच्छा, अगेन वही काम करते हैं, हम पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं और फिर एलोकेट कर लेते हैं। ये वाली साइंस कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पीवी करें और फिर एलोकेट करें। इसका वेट हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, हम 5 मिलियन को और बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं ये 1 मिलियन हर साल मिलेगा, इसको हम 1 मिलियन कर देते हैं।
हर साल मिलेगा, और से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर हम कह देते हैं 6 million रुपीज़। ठीक है, लेट्स सी क्या बनता है। डिस्काउंट रेट इज़ 10%। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से ये है कि आपने मुझे एलोकेट करके देनी है, ये जो कंसिडरेशन है, ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये इस SASP को एलोकेट करके देनी है। क्या ख्याल है आपका, कैसे एलोकेट की जाए? मैंने यही कहा था, या यही कहना चाह रहा था पहले, कि आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लो और फिर एलोकेट कर लो, ठीक है, या फिर आप ट्रांजैक्शन एलोकेट कर लो और फिर प्रेजेंट वैल्यू कर लो। SASP की PV बना के दें जल्दी से, जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू बना के दें जी, 10% डिस्काउंट रेट लगा के। अगर 1 million पर एनम अमाउंट हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है जी? अलग अलग बनाए ना। अगर 1 million पर एनम अमाउंट हो तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है? 2.5। अच्छा जी, 2.5। अच्छा जी, और इसकी क्या बनेगी? 5.0। ऐसे ही है ना? अगर 1 million की 2.5 बनती है तो इसकी 5.0 ही बनेगी ना, ऑब्वियसली। तो प्रेजेंट वैल्यू जो बन रही है वो 10 million बन रही है SASP की। अच्छा जी, अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू बनाएं, ट्रांजैक्शन प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू जल्दी से बनाएं। 6 प्लस ये जो 1 million है इसकी PV करें, 2.5 बनेगा। वही है ना, 1 million को 10% पे PV करो तो 2.5 ही बनता है ना, जो ऊपर भी बनाया आप लोगों ने। सो ये 8.5 बन गई। सो ट्रांजैक्शन प्राइस की PV क्या है? PV ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, PV ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस 8.5, PV ऑफ SASP 10। क्या ख्याल है? अब हम इसे एलोकेट कर लेते हैं। कैन जी एलोकेट? 2.1, 4.2, अच्छा 2.125 है, तो ये 4.25 होगा फिर, इसका मतलब है इसको 4.3 कर देते हैं, 2.1। ठीक है, ये यूँ कर देते हैं 2.13, 2.13 और 4.24। ठीक है, यूँ कर लेते हैं जस्ट टू बी डबल श्योर। ठीक है, समझ गए या नहीं? अच्छा जी, अब एक बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि यार रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है? चलो ये प्रेजेंट वैल्यू कर लिया, एलोकेट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है? आपके पास साइनिंग बोनस आपको मिलेगा बैंक टू लाइबिलिटी। साइनिंग के ऊपर अमाउंट कितनी मिल रही थी आपको? 6 million। ऐसे ही है ना, बैंक टू लाइबिलिटी हो जाएगा वो 6 million। वो 6 million तो रेवेन्यू नहीं है, हाँ या ना? बोले। अब हमने ये देखना है कि इस 6 million के अगेंस्ट, गौर से देखिएगा सब लोग मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 6 million के अगेंस्ट एनुअल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? कैसे बनेगा? कोई फार्मूला है, कोई तरीका है जिससे मैंने आपको बताया हुआ है? पहले प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला उल्टा होगा। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला उल्टा कैसे होगा? आप क्या करते हो? आप कहते हो जी कि 1 million इंटू 1 - 1.1 रेज टू पावर -3 करें ओवर 0.1, तो जवाब आता है 2.5। पहले भी बताया हुआ यार ये। अगर आपके पास 1 ना हो और आपके पास 2.5 हो और वहां से 1 ढूंढना हो तो 1 को बैलेंसिंग रख ले, x रख लें, राइट? तो इसकी एनुअल अमाउंट कैसे बनेगी? एनुअल अमाउंट बनेगी 6 इज इक्वल टू x इंटू 1 - 1.1 रेज टू पावर -3 ओवर 0.1। यहाँ से x क्या बनता है? 2.4। 2.4 मिलियन पर एनम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जी इसके अगेंस्ट, इस 6 के अगेंस्ट। इन अदर वर्ड्स हम ये पूछ रहे हैं कि यार ये 6 जो है ये कितनी एनुअल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है? ये 2.4 की प्रेजेंट वैल्यू है। कुछ समझ आई या नहीं? अच्छा जी, बना के चेक कर लेते हैं। ईयर 1, 2, 3, ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का 6, इंटरेस्ट एट 10%, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा लाइबिलिटी पे, ठीक है, 0.6। रेवेन्यू कितना रिलीज होगा इसमें से? 2.4। क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा लाइबिलिटी का?
बनाए 6.6 और 2.4 4.2, फिर 4.2, फिर 0.4, फिर 2.4। क्या ख्याल है ना? फिर क्लोजिंग बैलेंस 4.6 और 2.4 में क्या रह जाता है? 2.8, नहीं 4.6 में से 2.4 गए तो 2.2 बचे ना, है ना? 2.2, 2.2 और फिर इस पे 0.2 माइनस हुआ 2.4, तो पीछे बचा 0। हाँ या ना? ठीक है। एंट्रीज क्या हो रही होंगी हर साल? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, और यहाँ पे एंट्री हो रही होगी लाइबिलिटी टू रेवेन्यू। ठीक है, 2.4 से। ठीक है। अब क्वेश्चन है, की क्वेश्चन है, सालाना 2.4 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही है, सालाना 2.4 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, और साथ ही साथ सालाना एक अमाउंट भी आपको मिल रही है, कितनी? 1 मिलियन। वो भी आप रेवेन्यू में रिकॉर्ड करोगे, आप करोगे बैंक टू रेवेन्यू। सालाना 1 मिलियन मिल रहा है ना आपको, उसके अलावा भी बैंक टू रेवेन्यू। इसका मतलब है सालाना जो टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है 3.4 का। अब क्वेश्चन ये है कि इस 3.4 के रेवेन्यू में से कितना मेंटेनेंस को एलोकेट होगा, कितना सिक्योरिटी को एलोकेट होगा, और कितना जेनेटोरियल सर्विसेज को एलोकेट होगा। वही रेशो जो हमने यहाँ एसेंशियली अप्लाई की थी, यही 2.5, 5 और 2.5 की रेशो, ठीक है, 25%, 50%, 25% की रेशो एसेंशियली स्पीकिंग। ठीक है, सो 0.85, 1.70, 0.85, हाँ यही बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 50, 25, 50, ये बनना चाहिए। ठीक है, 0.85 मिलियन सालाना, सिक्योरिटी का 1.7 मिलियन सालाना, जेनेटोरियल सर्विसेज का 0.85 मिलियन सालाना। इज दिस क्लियर या नहीं? अच्छा, आप ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू किए बगैर एलोकेट करता, मैंने प्रेजेंट वैल्यू करके एलोकेट किया ना, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू किए बगैर एलोकेट करता तो ये किस रेशो पे एलोकेट होती? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, हाँ या ना? हैं तो तीनों 3-3 साल के लिए ना, तो आप कह लो 1 into 3, 2 into 3, 1 into 3, हाँ या ना? क्या इस केस में भी एलोकेशन यही होती सेम? 0.85, 1.7, 0.85, देखें। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू किए बगैर एलोकेट करते हैं, हम जो अमाउंट आ रही है सिंपल उसको उसकी बेसिस पे एलोकेट कर देते, ठीक है, तो क्या तब भी यही एलोकेशन होती जो अभी हमने की है या नहीं? एब्सोल्युटली यस। इसका इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव होता है। हमारा ये जो सिनेरियो 2 था, इसमें भी हमने यही देखा था, अगर आप याद करें, मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू करके एलोकेट करूं या प्रेजेंट वैल्यू करने से पहले एलोकेट कर लूं, दोनों केसेस में मेरी एलोकेशन एज सच बदल नहीं रही थी। बात समझ आ रही है? मैंने आपको दो चीज़ें करा दी हैं, अब और से सुनिएगा क्या क्या कराया। एक तो मैंने आपको वो सिनेरियो बताया है कि जिसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अर्ली होती है, कंसिडरेशन लेटर होती है, जैसे ये सिनेरियो मैंने आपको बताया था फर्नीचर फिक्सचर्स वाला, जिसमें हम एक रिसीवेबल बना रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और साथ रिसीवेबल बना रहे थे। चीज़ काम जल्दी हो जाए, पैसे देर से मिले तो क्या होता है? अच्छा, फिर ये भी आपके जहन में क्लियर हो जाएगा कि अगर पैसे जल्दी मिल जाए और काम देर से हो फिर क्या होता है, या हो चुका है ऑलरेडी इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों में हमें ये भी क्लियर हो गया है कि चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू करके एलोकेट करो, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू किए बगैर एलोकेट करो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे एलोकेशन में फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिसालों में हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब फोर्थ सिनेरियो, और ये परहैप्स लास्ट सिनेरियो भी है। इसमें क्या होता है
इसमें ये होता है कि कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अर्ली सेटिस्फाई होंगे, कुछ लेटर होंगे। इसी तरह कुछ ट्रांजैक्शन प्राइस अर्ली होगी, कुछ लेटर होगी। क्या ऐसा कोई सिनेरियो ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको कराई है? ऐसा कोई एग्जांपल आज तक मैंने आपको कराई है जिसमें थोड़े से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, वही हैंडसेट और कॉन्ट्रैक्ट वाली याद है? अब समझ रहे हो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस व्हेन इट कम्स टू सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के ये 4 सिनेरियो हो सकते हैं जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? और अब आप समझ रहे हो ना कि मैं कह रहा था कि ये सबसे मुश्किल चीज़ है, तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो सबसे मुश्किल चीज़ है? वो फोर्थ चीज़ है, सबसे आखिरी, जिसमें दोनों में ही कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है, इसमें एलोकेशन करते हुए प्रेजेंट वैल्यूएशन मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, आपका सवाल का जवाब वुड बी रॉन्ग, ठीक है? इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज और रीकैप, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं और रीकैप करते हैं कि हमारे पास एक हैंडसेट था और एक वॉइस डेटा एसएमएस सर्विसेज थी, ऐसे ही है। हैंडसेट की SASP आप लोगों ने मुझे बताई थी 8,000 रुपये, और इन सब की SASP आपने क्या बताई थी मुझे? 116,000, ओके। और 116,100 इसका SASP था ओवर 3 इयर्स, ठीक है? और इसका SASP जो था वो टुडे था, है ना? इसका SASP टुडे था। फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस जब देखी थी तो ट्रांजैक्शन प्राइस में टुडे कितनी थी और ओवर 3 इयर्स कितनी थी? टुडे थी 3,000 आई थिंक, अगर मुझे याद हो तो। और जो फ्यूचर में थी वो थी, या ओवर 3 इयर्स जो थी वो थी 71,700, ठीक है? ठीक है, सो ये वो सिनेरियो था जहाँ पे दोनों चीज़ें थी, राइट? जो हमने शुरू किया था जिस सिनेरियो से, ठीक है? इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी और हमने ये देखा था कि हमें प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ी थी दोनों की। सो यहाँ पे एलोकेशन से पहले प्रेजेंट वैल्यू करना ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं करेंगे तो जिस तरह मैंने पिछले 2 सिनेरियोज में कहा ना, प्रेजेंट वैल्यू करके करें एलोकेशन, उसके बगैर करें, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फ़र्क पड़ेगा। इस सिनेरियो में प्रेजेंट वैल्यू करना ज़रूरी होगा। सो हमने 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू बनाई थी, 116,100 ओवर 3 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू बनाई थी। आई थिंक वो आप सबको पता है, जल्दी से मुझे बता दें अगर। ठीक है जी, 8,000 की तो यही थी और इसकी थी 96,242, ठीक है? जो टोटल बन रहा था 104,242, ये थी मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ SASP। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस की 3,000 की तो वही प्रेजेंट वैल्यू होगी, 71,700 की प्रेजेंट वैल्यू बनाई थी आप लोगों ने, 59,436, तो ये बनती थी टोटल 62,436। तो हमने कहा था कि जी इस को अगर एलोकेट करना है बिटवीन द टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस तो यूं कर दें। हमने कहा था 4792 और दूसरे का कहा था 57,644, ऐसे ही है। अब अगर ये एलोकेशन की जाए विदाउट प्रेजेंट वैल्यूइंग तो ये एलोकेशन यूं नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी। अगर आप 8,000 और 1,16,100 की बेसिस पे ये एलोकेशन करें तो ये एलोकेशन इतनी नहीं हो पाएगी, ये कुछ और नंबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं, इट इज़ नॉट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? लिहाजा प्रेजेंट वैल्यू करना ज़रूरी था और इसके बाद की अकाउंटिंग क्या हुई थी, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है, राइट? सो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू करना इज़ मस्ट, दोनों को, SASP को भी और ट्रांजैक्शन प्राइस को भी, ठीक है? उसकी बेसिस पे हमने अकाउंटिंग की है। इज़ दिस क्लियर जी सबके जहनों में? चलिए जी, हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की कुछ इम्प्लीकेशंस भी अंडरस्टैंड कर ली। सो अगेन ज़रा अपने जहन में यहाँ तक रिकॉल कीजिए, अपने जहन में यहाँ तक समराइज़ कीजिए। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा कि यार स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 रेवेन्यू रिकग्निशन के 5 स्टेप्स क्या होते हैं।
हमने सबसे पहले एक सवाल किया जिसमें हमने ये देखा, ठीक, ये हमारी एक एग्जांपल थी। फिर हम हर स्टेप के अंदर जो मजीद इंट्रिकसीज हैं उनको देखना शुरू किया। हमने देखा कि यार स्टेप 1 के अंदर मजीद इंट्रिकसीज क्या होती हैं, ठीक है, 3 इंट्रिकसीज मैंने आपको बताई। स्टेप 2 के अंदर मजीद इशूज़ क्या हो सकते हैं, 3 इशूज़ मैंने आपको बताए। स्टेप 3 के अंदर मजीद इशूज़ क्या हो सकते हैं, तकरीबन 6 इशूज़ मैंने आपको 6-7 इशूज़ बताए। स्टेप 4 के अंदर मजीद इशूज़ क्या हो सकते हैं, स्टेप 4 के अंदर मैंने आपको 4 इशूज़ मजीद बताए, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी आया, वेरिएबल कंसिडरेशन भी आई, उसकी एलोकेशन भी आई, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट भी आया, सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब क्या आपके एग्जाम क्वेश्चन में ये हर स्टेप की हर इंट्रिकसी टेस्ट होती है? नहीं। हर मुश्किल चीज़ जो हर स्टेप में हो सकती है क्या वो टेस्ट होती है? नहीं। कुछ चीज़ें इसमें से टेस्ट हो जाएंगी एग्जाम क्वेश्चंस में, कुछ नहीं होगी। जैसे अब हम समर 18 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। काफ़ी पुराना सवाल है, मुनासिब सवाल है, कम मार्क्स हैं इसके। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ विद। फर्स्ट हमारा एग्जाम क्वेश्चन है जो हम क्लास में करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट हुआ है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये टेस्ट हुई है कि यह परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर एट अ पॉइंट इन टाइम हो एंड ओवर टाइम हो। एक तो आपने पहचान करनी है कि कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम है और कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ओवर टाइम है। एक तो सवाल में ये पहचान आपने करनी है, ठीक। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है इसमें, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, एक एट अ पॉइंट इन टाइम है और एक ओवर टाइम है, तो ये आपने पहचान करनी है जरा। फिर वेरिएबल कंसिडरेशन भी इस सवाल में है, एक बोनस भी है इस सवाल में, ठीक। उसको कैलकुलेट करना कि वो वेरिएबल कंसिडरेशन कितनी है। फिर उसकी एलोकेशन भी है इस सवाल में। पढ़ाया ना मैंने आपको कि हो सकता है वेरिएबल कंसिडरेशन किसी खास चीज को एलोकेट हो। जैसे हमने पढ़ा कि यार फर्नीचर अगर कंफर्टेबल होगा तो अब ये एडिशनल पैसे मिलेंगे, तो बोनस हमने किसको एलोकेट किया था? हमने कहा बोनस की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एलोकेट होगी। यही कहा था ना हमने, सिर्फ फर्नीचर वाली को एलोकेट होगी। तो इस सवाल में भी ये चीज है, इस सवाल में भी एक बोनस है और वो खास एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जिसको एलोकेट होगा। फिर इस सवाल में डायरेक्ट कॉस्ट्स की भी कुछ चीज़ें, कुछ कॉस्ट्स इंकर की हैं, उन कॉस्ट्स को किस तरह एक्सपेंस आउट करना है, किस तरह रिकॉर्ड करना है, ये भी इस सवाल में हम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें भी हमने कॉस्ट्स के हवाले से एक बात की थी, उसमें भी हमने कॉस्ट्स के हवाले से एक चीज़ पढ़ी थी। हमने एक तो देखा था कि कॉस्ट्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं, प्लस उसमें हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, राइट। बहरहाल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट नहीं हुई, सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट इस सवाल के अंदर टेस्ट हुई, ठीक है जी। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे इस सवाल को विजिबल कर दिया है। आप चाहें तो अपने जो मैंने आपको LMS के ऊपर जो पेज एक डॉक्यूमेंट एक फोल्डर दिया हुआ है LMS के ऊपर, और उसके अंदर तमाम आपके पास पेपर के क्वेश्चन हैं, चाहे तो वहाँ जाके आप ये समर 18 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 पढ़ सकते हैं, ठीक। चाहे तो आप यहाँ इस पेज से इसको यहाँ रीड कर लें, ठीक। सबसे पहले तसल्ली से इसको पॉज करें और रीड करें, और याद रखें कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए HL एक कंपनी है, उससे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। HL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आप जो हो, आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके दो। कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम मिस्टेक्स को, आप ये बताओ, एज पर IFRS, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट थी इस सवाल की, जाके आप पढ़ भी लो, ये रिक्वायरमेंट थी इस सवाल की बेसिकली। इसका जो पार्ट ये में IFRS 15 से रिलेटेड है वो 8 मार्क्स का, मेरे नज़दीक इसके नंबर कम है, इसके 10 से 12 नंबर होने चाहिए थे, एट अ मिनिमम 10 नंबर तो इसके होने चाहिए थे, ठीक। हाउएवर इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। इसमें ये जो 4 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब की अच्छी टेस्टिंग मौजूद है। आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप तसल्ली से इसको पॉज करें, आराम से 5 to 10 मिनट्स में या तो यहाँ से रीड कर लें या जाकर अपने LMS पे जो फोल्डर में पास पेपर के क्वेश्चंस पड़े हैं उनको खोलकर वहाँ से रीड कर लें। वंस आप रीड कर लें उसके बाद मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को रीड करूँगा। इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में एक लिखूँगा और 5 स्टेप्स की फॉर्म में लिखूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी बेशक एक दफ़ा कोशिश कीजिए कि रेवेन्यू के जो 5 स्टेप्स होते हैं क्या उसकी फॉर्म में आप इसकी इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस स्टेप के हवाले से दी हुई है, ठीक है। जो आप खुद रीड करें भी पॉज करके, तो आप खुद एक दफ़ा ट्राई करें कि यार क्या 5 स्टेप्स में आप इंफॉर्मेशन प्लॉट कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन स्टेप 1 के
लिए रेलेवेंट है, कौन सी स्टेप 2 के लिए रेलेवेंट है, कौन सी स्टेप 3, कौन सी स्टेप 4, कौन सी स्टेप 5। ठीक है, कोशिश कीजिए आप भी यूं करने की। फिर मैं आपके सामने स्क्रीन पे इस सवाल की सारी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करके दूंगा 5 स्टेप्स के अंदर। ठीक है जी, ताकि हमारे 5 स्टेप्स रिवाइज भी हो जाएं और एग्जाम में हमें 5 स्टेप्स से सवाल करना भी आ जाए। ठीक, पॉज कीजिए, सवाल को रीड कीजिए प्लीज। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट आपने पढ़ लिया है। लिखा है ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हॉक्स लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017, ये है। कहता है आपको ये एक मसला नज़र आया है क्या? एचएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपने कस्टमर के साथ, राइनो लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट स्टेप 1 क्या होता है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ खुद ही उसने बता दिया कि जी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जो राइनो लिमिटेड के साथ साइन किया। ओके फाइन, वेरी गुड। कहते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एचएल इज रिक्वायर्ड टू, अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करने लगा है, देख रहे हैं? वो एग्जामिनर भी उसी सीक्वेंस में चल रहा है, आपका ब्रेन भी उसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। HL is required to produce a series of 5 television advertisements. Each completed advertisement has to be approved by an independent agency for a minimum 3-star rating. तो उसने प्रोड्यूस करने हैं। अब अगर मैं कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट तो आइडेंटिफाइड है, ठीक है ना, वो कोई मसला नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हैं, ठीक है, जस्ट मैं सोच रहा हूँ, एग्जाम में मुझे सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने ब्रेन में रखने की ज़रूरत होती है। तो मेरी एक ऑब्लिगेशन तो ये है कि मैंने प्रोड्यूस करने हैं 5 टीवी एड्स। ठीक है, उन एड्स के लिए क्या है कि कम से कम 3-स्टार रेटिंग जो है उन एड्स को मिलनी चाहिए। तो अगर 3-स्टार रेटिंग मिली तभी वो एड्स एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा जी, कहते हैं आफ्टर अप्रूवल कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू आरएल हु कैन देन यूज इट फॉर अदर कैंपेन्स। एचएल हैज नो इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट अगेंस्ट एनी अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये कोई डज इट रिंग अ बेल? ये जो अंग्रेजी लिखी है यहाँ एग्जामिनर ने, कुछ है ऐसा जो एग्जामिनर यहाँ आपको बताना चाह रहा है? ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट नहीं है उसका, उससे क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? दिस इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। इससे सिंपल सी इतनी सी मुराद है कि दिस ऑब्लिगेशन, दिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, दैट्स इट। जिसने ये सोच लिया वो ठीक सोच। मैंने सब सिखाया था कि जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करो, साथ ही एक लिखा था क्वेश्चन, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। देखो उस एग्जामिनर उसका जवाब भी दे रहा है। अगर आप सिस्टमैटिकली सोचोगे तो पेपर में किसी भी सवाल को अप्रोच करना इज हलवा, राइट? So this is a question you have to ask yourself, is this satisfied at a point in time or over time? This one appears to be satisfied at a point in time। ठीक है, एक तो ये काम करना है उसने। दूसरा साथ और एक और ऑब्लिगेशन है उसकी, क्या कहता है कि अरेंज ए टाइम ऑफ 120 मिनट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग ईच एडवर्टाइजमेंट। सो उसने ब्रॉडकास्टिंग जो है ना वो करवा के देनी है। ब्रॉडकास्टिंग जो है 120 मिनट्स ऑफ 120 मिनट्स फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फॉर ईच एड। दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग जो है वो HL की ही है, हमारी ही है, राइट? सो ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये आपके ख्याल में क्या है? इज इट सेटिस्फाइड ओवर अ पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, हाउ? इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं की उसने। इट सेटिस्फाइड ओवर टाइम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये साइमल्टेनियस कंजम्पशन वाली चीज़ है। ठीक है ना, आप ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, एड ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बस दैट्स इट। ठीक है, सो इट सेटिस्फाइड ओवर टाइम। इसके बारे में एग्जामिनर कुछ ना भी कहे तो आपकी जनरल सेंस भी क्लिक करनी चाहिए चीज़ों पे। ठीक है, आगे क्या कहता है वो? कहता है एच आर इज एंटाइटल टू ₹80 मिलियन फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वो खुद ब खुद उसी सीक्वेंस में चल रहा है, देख रहे हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? 80 मिलियन। ठीक है, प्लस ₹2 मिलियन बोनस। 2 मिलियन बोनस क्या है, किस चीज़ का है बोनस? इफ़ एन एडवर्टीजमेंट रिसीव्स अ 5-स्टार रेटिंग। ठीक है, सो अगर किसी एड को हम कह रहे हैं मिनिमम रेटिंग क्या है? 3 स्टार, लेकिन अगर किसी को 5 स्टार मिलती है तो 2 मिलियन पर एड मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ समझ आ रही है नहीं? अच्छा, ये जो 2 मिलियन पर एड है इसको क्या बोलता होता हूँ मैं? ये क्या है? दिस इज वेरिएबल कंसिडरेशन। ये वेरिएबल कंसिडरेशन जो है, एक तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है,
देखो ना, अब ये वेरिएबल कंसिडरेशन आ गई ना, तो साथ ही मेरे जहन में बहुत से बेल्स रिंग करनी चाहिए। मेरे जहन में ये आना चाहिए कि जी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, मेरे जहन में आना चाहिए कि जी इसकी कंस्ट्रेन क्या है, ठीक है ना। मेरे जहन में आना चाहिए जी कि ये एलोकेट किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को होगी, क्या ये तमाम को होगी या सिर्फ किसी खास को एलोकेट होगी। यही तीन बड़ी बातें थी ना। जो जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ वो वैसे कोई गपशप करने के सेशन नहीं होते, वो तो आप दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, वो इसी एग्जाम क्वेश्चंस के लिए ही होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग पढ़ाई हुई हैं। जैसे ही वेरिएबल कंसिडरेशन नजर आए, साथ ही तीन सवाल पूछें अपने आप से। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट, टू विच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल इट बी एलोकेटेड। ठीक है, अब इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। सवाल के अंदर क्या कहता है, कहता है जी HL कंसिडर्स ऑल एडवर्टीजमेंट्स एज इक्वल यूनिट्स। यानी कि अब ये देखें ना किस तरह वो स्टेप सीरीज के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब एलोकेशन की बातें शुरू हो गई हैं चौथे स्टेप की, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स की जो एस ए एस पी है प्रोडक्शन की, वो हर एडवर्टीजमेंट की इक्वल है। क्या ख्याल है ना। The expected cost of producing each advertisement and its broadcasting is rupees 5 and 9 million respectively। तो वो कह रहा है हर एडवर्टीजमेंट को बनाने का जो खर्चा है, कॉस्ट, मैंने आपको बताया था कि एस बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। वो कहता है जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो 5 मिलियन है, जबकि ब्रॉडकास्ट करने की जो कॉस्ट है, ब्रॉडकास्ट, वो है 9 मिलियन। ठीक है। HL expects to earn a markup of 30% and 20% on similar services to other clients। मैंने आपको बताया था ना कॉस्ट प्लस अप्रोच से भी बनता है, याद करें या नहीं। इसीलिए बताया था कि आप कहीं एग्जाम में उसे अप्लाई कर सकें। तो SASP क्या होगी, एक एडवर्टीजमेंट की SASP क्या होगी, 6.5 बना दूं इसको मैं, मार्कअप कह रहा है ना, तो 30% पे 6.5 हो जाएगा और ये 10.8 हो जाएगा। ये एक एडवर्टीजमेंट को एयर करने की और प्रोड्यूस करने की, वन एडवर्टीजमेंट को SASP है। क्लियर है जी ये नहीं, बोले। अच्छा आगे क्या कहता है, कहता है हिस्टोरिकली एडवर्टीजमेंट्स प्रोड्यूस्ड हैव रिसीव्ड द मिनिमम 3 स्टार रेटिंग बट 5 स्टार इज रिसीव्ड ओकेजनली। इसका मतलब है कि जो ये है कि जी उसका कोई एडवर्टीजमेंट नुकसान में चला जाएगा, 3 स्टार भी नहीं मिलेंगे, ये वाली बात नहीं है। ये ना मैंने आपको एक चीज़ पढ़ानी है। अच्छा 31 दिसंबर 2017 को क्या हुआ, 31 दिसंबर 2017 हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड तक क्या हुआ, कहता है 3 एडवर्टीजमेंट्स बन चुके हैं, तैयार हैं, यानी कि प्रोडक्शन 3 आउट ऑफ 5 की कंप्लीट है। प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें तो अब ये स्टेप 5 की बात कर रहा है, रेवेन्यू रिकग्निशन की। रेवेन्यू जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। समझ रहे हैं बात। कहता है 3 आउट ऑफ 5 एड्स रेडी हैं, ठीक है। 2 of them have received 5 star rating whereas one received 3 star rating। HL expects that at least one of the remaining advertisements would get the 5 star rating। ठीक है, इसका मतलब है 2 में ऑलरेडी वेरिएबल कंसिडरेशन ट्रिगर हो गई है, प्लस जो पीछे बच गए हैं उसमें वो कहता है एटलीस्ट मोर 1 में भी वेरिएबल कंसिडरेशन ट्रिगर होगी। ठीक है, जो पीछे रहते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं। ओके फिर कहता है ब्रॉडकास्टिंग, ये होगी प्रोडक्शन के हवाले से बात। फिर कहता है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग में कहता है फर्स्ट 2 एडवर्टीजमेंट्स कंप्लीट हो गए, 2 फुली कंप्लीट हो गए, तीसरा जो है वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है। ठीक है, और बाकी दोनों की बुकिंगें वगैरह करा दी हैं, बट जो बाकी दोनों हैं रिमेनिंग 2 जो है उनकी बुकिंग्स वगैरह करा दी हैं,
बट उनमें कुछ हुआ नहीं, अभी कोई ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हुई नहीं है। तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जब तक एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बाकियों की कुछ बुकिंग वगैरह करा दी है बट सर्विसेज नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ कॉस्ट्स भी हैं। अच्छा, रेवेन्यू के साथ आपको पता है कॉस्ट्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ कॉस्ट्स के हवाले से भी वो आपको बताता है। क्या बताता है? कहता है डिटेल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट्स इंकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। उसमें सारी कॉस्ट्स वो बता रहा है। प्रोडक्शन पे अभी तक कितना खर्चा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग पे अभी तक कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट्स इंकर्ड टू डेट की डेटा भी सारा दिया हुआ है। ओके, अच्छा उसने किया क्या है? कहता है ऑल ऑफ द अबव कॉस्ट्स हैव बीन पेड एंड चार्ज टू पीएनएल। तो उसने अभी तक जो अकाउंटिंग की है वो ये की है कि कॉस्ट्स सारी एक्सपेंस आउट कर दी है। अच्छा, फिर रेवेन्यू के साथ क्या किया है? 40 मिलियन उसको रिसीव हुआ है 31 दिसंबर 2017 तक। ठीक है, और वो उसने एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, सो उसने जो रिसीट आई है 40 मिलियन की उसको लाइबिलिटी में डाल दिया जी। यानी कि रेवेन्यू अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। रेवेन्यू अभी तक जीरो का रिकॉर्ड किया उसने। ऐसे ही है, यही लग रहा है। आपसे वो पूछता है कि यार आप बताओ इसकी सही अकाउंटिंग क्या होगी। जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो दो हैं, एक प्रोडक्शन है और एक ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, और इसमें अगर मैं काउंट देखूं तो 5 एड्स प्रोड्यूस करने हैं और 5 ही ब्रॉडकास्ट करने हैं। ऐसे ही है ना? इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या थी हमने कल बनाई थी ना, डिस्कस कर रहे थे हम, है ना? सो 6.5 मिलियन बोले एक ऐड की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। 6.5 इंटू 5 और ब्रॉडकास्टिंग की है 10.8 इंटू 5। ऐसे ही है, ये इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस हैं। 32.5 एंड 54 बनाया हुआ जी आपने। ओके गुड, ओके, ये आगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। अब जो ट्रांजैक्शन प्राइस इनको एलोकेट होनी है, ठीक है, वो कितनी है जी बताएं? कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस इनको एलोकेट करें? थी ट्रांजैक्शन प्राइस थी 80 मिलियन प्लस 2 मिलियन पर ऐड। हमने कहा था कि ये जो 2 मिलियन पर ऐड है इसके हवाले से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिकॉज ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। पहले तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाएगी, है ना, कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन, है ना? क्या है जी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल बताएं? इस कंसिडरेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है टोटल? 6 है ना? 2 एड्स को मिल चुके हैं और एक ऐड को और मिलना है अभी। रेटिंग 6 मिलियन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल। ठीक है, फिर कंस्ट्रेन वाला फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज यहाँ प्रोबेबिलिटीज वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और ये एलोकेट किस किस को करनी है? क्या प्रोडक्शन को भी करनी है, ब्रॉडकास्टिंग को भी करनी है, दोनों को करनी है? प्रोडक्शन ओनली को, बिकॉज ये रिलेट करती है सिर्फ इन स्टार्स से, और ये स्टार्स तो मिलते हैं किस पे? प्रोडक्शन ऑफ एड पे, राइट? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये सारी की सारी एलोकेट हो जाएगी टू प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो दोनों के दरमियान वैल्यू बांटनी है वो बांटनी है 80। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। क्या बनता है जी स्प्लिट? इस रेशो के ऊपर क्या स्प्लिट बनता है? 30.1 एंड दूसरा क्या बनता है? 49.9। बेहतरीन, ठीक है, स्प्लिट कर लिया। अच्छा, अब रेवेन्यू कितना बुक करना है ये देख लेते हैं। रेवेन्यू बुक होना चाहिए जी मेरे ख्याल से, देखिएगा प्लीज़ सब लोग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए पहले बात कर लेते हैं, ये आसान है। ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग का 49.9 टोटल है जो कि 5 एड्स के लिए है। अभी तक ब्रॉडकास्टिंग कितने एड्स की हो चुकी है? 2 की 100% और थर्ड की 70%। ऐसे ही है, तो 2.7 बने 27। ओके, फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की।
इसमें 30.1 है ना। अब दिस कैन बी डन इन टू वेज, मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरीके ठीक हैं एज पर द स्टैंडर्ड। मैं बताता हूँ कैसे। 30.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितने एड्स अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, 3 एड्स पूरे और ये पॉइंट इन टाइम वाला है, सही है ना, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस देखिएगा प्लीज 4। ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, ये बोनस है, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है, ये बोनस है जी, ठीक है। क्या बनता है जी इसका जवाब, सो ये 27.0 और ये 22.1, ठीक है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, इसी को करने का एक अल्टरनेट तरीका है, अगर आप उससे करोगे तो कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड। इट इज़ दिस 30.1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। अगर आप यूं करते हो तब भी गलत नहीं है, यानी कि आप 6 पूरा जो फुल कंसिडरेशन है वो ऐड कर देते हो, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 करते हो, ये भी गलत नहीं है। 6 क्या है, जो एक ऐड मजीद हमें जिसके ऊपर 5 स्टार रेटिंग मिलनी है, हम उसका रेवेन्यू प्रोरेट कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, राइट। इसका जवाब डिफरेंट आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, वो भी करेक्ट है एज पर द स्टैंडर्ड। इसका जवाब क्या आता है, जस्ट वैसे जस्ट फॉर रेफरेंस 21.6, 21.7, ठीक है जी, आसान है। वेरिएबल कंसिडरेशन 4 इसलिए लिया है कि हम सिर्फ उन एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ दो एडवर्टीजमेंट्स ऐसे हैं जिनको 3 स्टार रेटिंग, सॉरी 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। दूसरे केस में हमने ये किया है कि हमें पता है कि हमारा टोटल रेवेन्यू, हमने पहले टोटल बनाया, हमने कहा टोटल रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से 30.1 आएगा जमा 6 आएगा। ये 6 कहाँ से आया, जो टोटल बोनस मिलना है एडवर्टीजमेंट्स पे, उसको डिवाइड कर दिया टोटल काउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट से, तो एक एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू यहाँ बन गया 36.1 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो गया, ये हो गया 7.2, 7.22 हो जाएगा ना ये तकरीबन, है ना, 7.22। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जो अभी तक एडवर्टीजमेंट हो गए, तो आपका जवाब आ गया 21.7। सो बोथ वेज ऑफ डूइंग इट आर करेक्ट, ठीक है, राइट। सो ये मेरा रेवेन्यू बनता है जी 49.1, ठीक है। अब उसने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, उसने 0 मिलियन रिकॉर्ड किया था, तो उसने तो सारे गलत कर दिया था, उसने तो बिल्कुल ही गलत कर दिया हुआ है, ठीक है। सो उसको 49.1 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्लियर है। अब इसके अगेंस्ट कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था उसको। अगेन मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे 2.7 एडवर्टीजमेंट्स की, देख लेते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। कह रहा है फर्स्ट एडवर्टीजमेंट की ब्रॉडकास्टिंग के लिए कॉस्ट आई है 8.5, सेकेंड एडवर्टीजमेंट की ब्रॉडकास्टिंग के लिए कॉस्ट आई है 9.2, थर्ड एडवर्टीजमेंट की ब्रॉडकास्टिंग की कॉस्ट आ रही है 8.9, तो 8.9 को मैं 70% कर रहा हूँ 2.7 बनाने के लिए, तो ये मेरा ब्रॉडकास्टिंग की कॉस्ट बन जाएगी 23.9, ठीक है। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोडक्शन की कॉस्ट। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट को बनाने की कॉस्ट है 4.7, फिर 5.6, फिर 4.8, मैं सिर्फ 3 एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लूँगा, ठीक है। तो ये कितना बनता है 15.1, लिहाजा मेरा जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो आएगा 24 और 15 39, ठीक है, समझ गए। ये एक्सपेंस आएगा, उसने पता नहीं कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उसने कहा सारी कॉस्ट मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया, तो उसने तो बिल्कुल ही गलत किया हुआ है ना। उसको 49 मिलियन का रेवेन्यू और 39 मिलियन की कॉस्ट एक्सपेंस करनी चाहिए थी इस साल, दैट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। अंडरस्टूड जी, समझ आ गई बात। मुझे बताएं कि टोटल कॉस्ट जो है, एक्चुअल कॉस्ट, वो कितनी इंकर हुई है सवाल में अभी तक, टोटल कॉस्ट कितनी इंकर हुई है, टोटल कॉस्ट इंकर हुई है जी आज तक टोटल सारी मिला के वो इंकर हुई है 53.8, ठीक है। इस 53.8 की ये एंट्री होगी जी, देख लें, एंट्री होगी बैंक क्रेडिट 53.8,
ठीक है, इनकर हो गई तो पे आउट हो गई होगी, बैंक में या पेबल में पड़ी होगी, बैंक है या पेबल है ये उसने बताया नहीं है, ठीक है, आई एज्यूम बैंक है, ठीक है। डेबिट होगा एक्सपेंस 39.0 से, क्योंकि 39.0 में एक्सपेंस कर रहा हूँ। बाकी 14.8 एज एन एसेट नजर आएगा, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। ये वर्क इन प्रोसेस के तौर पे एज एन एसेट मेरी बैलेंस शीट में नजर आएगा। दिस इज कॉस्ट विच आई हैव इंकर्ड बट नॉट एक्सपेंस्ड। ये मेरे फ्यूचर के रेवेन्यू से रिलेट करती है, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू साइड भी बता देता हूँ। वो कहते हैं अभी तक हमें जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ 40 मिलियन मिले हैं, तो बैंक में डेबिट होंगे 40 मिलियन, रेवेन्यू में क्रेडिट होगा 49, और बाकी आपके रिसीबल में पड़ा होगा, रिसीबल 9 मिलियन, राइट। सो जर्नल्स इसकी कोई खास मुश्किल नहीं है, आसान से जर्नल्स है, ठीक है, आसान है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सब कुछ शामिल होता है। सो वर्क इन प्रोसेस भी इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। वो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की थी वो भी इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, राइट। चलिए जी, सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम IFRS 15 जरा अपने जहन में राउंड अप कर लेते हैं। स्टेप 3 से रिलेटेड कुछ मजीद पॉइंट्स देखें, ठीक है। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है। स्टेप 4 से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। SASP कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्काउंट किसी खास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एलोकेट करना होता है या नहीं होता, किया जा सकता है। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को एलोकेट करनी होती है, किसी खास को एलोकेट करनी होती है, ठीक। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या इफेक्ट होता है, SFC, ठीक। और उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम क्वेश्चन किया और 5 स्टेप अप्रोच की प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन जो है हमने देखी। उन 5 स्टेप अप्रोच में से कुछ चीज़ों की डीप चीज टेस्टिंग भी हुई हुई थी और कुछ की बहुत ही सिंपल सुपरफिशियल टेस्टिंग हुई हुई थी, ठीक। होमवर्क सिर्फ आपका इतना है कि आपने जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उतना आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, IFRS 15 के तमाम लेक्चर्स में आपने पॉज कर करके चीज़ों को समझना है, पॉज कर करके। पॉज किया, देखा यार ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, समझ आई, फिर आगे बढ़े, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।